नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हमारे व्याख्यान का विषय है काव्य प्रकाश के अंतर्गत काव्य प्रयोजन एवं काव्य हेतु। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। इस न्याय से स्पष्ट है कि सभी कार्य प्रयोजन की अपेक्षा रखते हैं। अतः स्वयं ही सुस्पष्ट है कि काव्य जैसा महान कार्य भी निष्प्रयोजन नहीं हो सकता। आचार्य मम्मट ने काव्यकर्ता तथा काव्य अध्येता अर्थात कवि एवं पाठक दोनों के दृष्टिकोण से काव्य के कुल 6 प्रयोजनों का उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट के शब्दों में काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवितर रक्षते सद्य पर निवृत्य कांता संमितयो उपदेश युजे। अर्थात काव्य यश का जनक, अर्थ का उत्पादक, व्यवहार का बोधक, अमंगल का नाशक, पढ़ने के साथ साथ ही परमानंद की प्रतीति कराने वाला तथा कांता अर्थात प्रिया के समान उपदेश करने वाला होता है। आचार्य मम्मट के कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य निर्मिति से नंबर 1 यश की प्राप्ति, नंबर 2 धन की प्राप्ति, नंबर 3 लोक व्यवहार का परिज्ञान, नंबर 4 अनिष्ट का निवारण, नंबर 5 परमानंद की प्रतीति और नंबर 6 कांता अर्थात प्रिया के समान सरसता उत्पादन के द्वारा अपनी ओर उन्मुख करके रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत ऐसा प्रभावी सदुपदेश देता है। अतः कवि और सहृदय पाठक दोनों की काव्य रचना और उसके अध्ययन में सर्वथा प्रयत्न अर्थात कवि तथा सहृदय पाठक दोनों को ही काव्य रचना और उसके अध्ययन में सर्वथा प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य मम्मट ने आचार्य भामा के शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधः आचार्य वामन की काव्य शब्दों एवं गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते हैं। रुद्रट के शब्दार्थौ काव्यम, हेमचंद्र के आदुषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थौ काव्यम, वाग्भट के शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्राय सालंकारो च काव्यम इत्यादि में समन्वय स्थापित करते हुए उनमें संशोधन व परिमार्जन करते हुए परिष्कृत व अपेक्षाकृत विस्तृत रूप से काव्य के उपयुक्त 6 प्रयोजनों को एक छोटी सी कारिका में अत्यंत ललित शैली में बांधने का सफल प्रयास किया है, जो सर्वथा उचित ही है। अब हम अध्ययन करते हैं काव्य हेतु का। कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति न होने से काव्य की सहेतुकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु का उल्लेख करते हुए लिखा है, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यादिवेक्षणात् काव्य के शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। अर्थात शक्ति, निपुणता, अभ्यास, काव्य को मर्म को जानने वाले कवि या गुरु की शिक्षा अनुसार ये तीनों एक साथ मिलकर समष्टि रूपेण काव्य के उद्भव एवं विकास के हेतु होते हैं। अब हम संक्षेप में इनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 शक्ति। शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। अर्थात शक्ति वह तत्व है जिसके बिना काव्य का प्रसार संभव नहीं है। यदि प्रसार हो भी जाए तो उपहास के योग्य होता है। नंबर 2 लोक अर्थात स्थावर जंगम रूप जगत के व्यवहारोपयोगी शास्त्र अर्थात छंद, व्याकरण, शब्दकोश, कला, धर्मार्थ, काम, मोक्ष प्रतिपादक ग्रंथ, गज, तुरंग, खड़ग आदि संबंध ग्रंथों, महाकवियों के काव्यों तथा इतिहास ग्रंथों के अनुशीलन से उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान ही निपुणता है। नंबर 3 अभ्यास। जो काव्य की रचना तथा विवेचना करने में सक्षम है उनके उपदेशानुसार काव्य निर्माण और उनके संयोजन में बार बार प्रवृत्ति ही अभ्यास है। ध्यातव्य है कि उपयुक्त शक्ति, निपुणता, अभ्यास तीनों एक साथ समन्वित रूप में ही काव्य के प्रति हेतु हैं, अलग अलग नहीं। जैसे तेल, बत्ती तथा अग्नि तीनों की एकत्र उपस्थिति ही दीपक की निर्मिति का कारण है, अथवा सत्व, रज, तम तीनों गुणों की एकत्र स्थिति ही सृष्टि के प्रति कारण है, अलग अलग नहीं। वैसे ही काव्य के भी विषय में हमें समझना चाहिए।
आचार्य मम्मट कृत उपर्युक्त काव्य हेतु में वामन का लोको विद्या प्रकीर्णश्च भामन, क्षमा कीजिएगा, आचार्य भामा के काव्यम तु जायते जातु दंडी की नैसर्गिकी च प्रतिभा, रुद्रट, कुंतक, राजशेखर आदि आचार्य के मतों में सामंजस्य स्थापित करते हुए शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास, इन तीनों के समुदित रूप को काव्य का हेतु स्वीकार करके काव्य शास्त्र के एक सरल व स्वच्छ मार्ग को प्रशस्त किया है। धन्यवाद।